नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है, पर वो भी अपने द्वारा चुने गए नुमाइंदों के माध्यम से। पर जिस तरह से आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर की बागडोर फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के हाथ में, जी की कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के माध्यम से इस समय हर जनता को देख रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आज इस समय जहाँ हम बैठे हैं, वहाँ पर हमारे साथ सिख जो कि प्रोग्रेसिव फ्रंट के मेंबरान बैठे, जिन्होंने नाराजगी जताई है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है तो आम जनता, हर जनता उनके लिए बराबर है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है। पर नाराजगी ये है कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी कम्युनिटी को इग्नोर किया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतजामिया की तरफ से। इसी विषय में बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं बलविंदर सिंह जी, जो कि आरटीए एक्सपर्ट ही, और साथ ही साथ कहेंगे हम सोशल एक्टिव। उनकी पूरी टीम यहाँ बैठी है कि क्या नाराजगी है और किस तरह की नाराजगी लेफ्टिनेंट गवर्नर से इनसे बात करेंगे। सर, आपसे आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू लक्ष्मी जी। सर, किस तरह की नाराजगी हमने जो आपका प्रेस नोट भी पढ़ा कि किस तरह की नाराजगी है, क्योंकि अगर गवर्नर साहब की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उनके लिए सारी जनता बराबर है, चाहे वो किसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है। पर आपकी नाराजगी का क्या कारण है, ये हम जानना चाहेंगे। लक्ष्मी जी, देखिए, जब तक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन रही ना, हमारी कम्युनिटी को हमेशा ये शिकवा रहा कि हर पार्टी कोई भी हो, चाहे एनसी रही, कांग्रेस रही, कोई भी पार्टी रही, सेंटर में कोई पार्टी रही, सिखों के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होती रही, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता रहा। लेकिन आज के दौर में जब से यूटी बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे एलजी साहब, तो हमें लगा ये न्यूट्रल आदमी है तो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि रेपुटेशन अच्छा था, लर्नड आदमी है, अच्छे एजुकेटेड आदमी है, मैच्योर, एक बड़े सीजनड पॉलिटिशियन है, तो इनके साथ कहीं ना कहीं जरूर मुलाकात करनी चाहिए। तो हम कुछ देर पहले, 8 महीने पहले, एक डेपुटेशन लेकर, इनसे पहले 15-20 दिन हमें लगे टाइम लेने में, इनसे टाइम लेके जब इनसे हमने मुलाकात की और इनसे मुलाकात की, तो उनमें काफ़ी मुद्दे जो हमारी कम्युनिटी के कुछ बर्निंग इश्यूज थे और कुछ हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी जो सिख कम्युनिटी की बड़े सालों से जो चलती आ रही हैं। तो हर पार्टी हमें आश्वासन देती थी, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। हमारे गुरुपुरब में यहाँ आते थे, हमारे लीडरान उनको सौंपे भी देते थे, तो बड़े स्वागत देते थे, बड़ा उनका हंडर करते थे, वो आश्वासन देके चले जाते थे, लेकिन हर साल वही जवाब उनका होता था। तो इसमें पंजाबी का बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसे मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा कि बड़ा दुख हुआ हमारे जब यूटी एक्ट में, ऑफिशियल एक्ट में जब पंजाबी को बाहर निकाला गया। इसके पीछे हमारे पीएमओ में बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने ओपनली ये कहा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2% लोग ही पंजाबी बोलते हैं। रश्मि जी, मैं आपको भी दावे से कहता हूँ कि जम्मू में कम से कम 60-70% लोग आज, हर हमारा डोगरा, हर हमारा नॉन सिख, हर हमारा मुस्लिम, तकरीबन जब किसी के घर फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होते हैं, पंजाबी कल्चर ही जहाँ वहाँ पर ज़्यादा पंजाबी में ही बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली तकरीबन ज़्यादा पंजाबी को लाइक करते हैं। यानी भाई कोई लैंग्वेज, बाकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, सारी अच्छी हैं, लेकिन पंजाबी में एक बड़े एंटरटेनिंग है, बड़ा शौक से, बड़ा खुशी से इस्तेमाल बोलते हैं। लेकिन जितेंद्र सिंह ने ये कहकर पंजाबी हमारी को जम्मू कश्मीर में से ख़त्म करा दिया गया। वो इशू उन्होंने डिस्कस किया। नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिखों को कश्मीर में जो एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया गया था, उसमें SRO 2424 को रूल्स 2009 के रूल्स को अमेंड करके SRO 425 लाया गया। बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, उसमें लिखा गया नॉन माइग्रेंट कश्मीरी मीन नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित ओनली। सिख बच्चों को डिबार कर दिया गया, उनको उस पैकेज से बाहर कर दिया गया। तो एलजी साहब ने कहा कि वाकई ये आपके साथ बेइंसाफी है, बहुत जल्दी मैं सिख बच्चों के लिए, नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख बच्चों के लिए अलग से पैकेज निकालूंगा। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में पहली बार हुआ JNK में कि सिख को पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर नहीं लिया गया। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर चौक कुंजवानी में, वहाँ इंस्टॉलेशन स्टैचू करना है बंदा सिंह बहादुर जी का, बड़े सालों से डिमांड है और पिछले 1.5 साल से हाउस में पास भी हो गया है, उसके बावजूद वो इंस्टॉल नहीं हो रहा। जब उन्होंने सारी बातें सुनी और 89 के जो राइट्स के विक्टिम थे हमारे एंटी सिख राइट्स के जम्मू में, उनको ड्यू कॉम्पनसेशन नहीं मिला। एलजी साहब ने पहली बार, हमें लगा कि जब उन्होंने लिया, पहले 5-7 मिनट खुद पढ़ा, पेन से मार्क किया, फिर हमके साथ पॉइंट वाइज डिस्कशन की और हमें कहा बहुत जल्दी मैं पंजाबी की प्रमोशन के लिए जो मैक्सिमम कर रहा हूँ मैं कर सकूंगा। नॉन माइग्रेंट कश्मीरी बच्चों के लिए मैं अलग से कोटा निकालूंगा, बाकी चीज़ों पे भी उन्होंने कहा मैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स को लिखूंगा। तो हम वहाँ से बड़े उम्मीद लेके आए, भाई ये पहले एलजी साहब हमें दिखे हैं कि ये काम हमारा होगा। लेकिन जब हमने कंसर्न डिपार्टमेंट में पता किया भाई क्या एलजी सेक्रेटरी से कोई आपको डायरेक्शन आई हैं, कोई ऐसी कॉरस्पॉन्डेंस आई है जिससे पता चले कि उन्होंने कुछ कार्रवाई की, तो किसने कहा जी कुछ भी नहीं हुआ। फिर हार के हमने RT फाइल की। और मैं ये कहूँ, जैसे आपको ये बताऊँ कि एलजी सेक्टर से ये एलजी ऑफिस से ये प्रेस रिलीज भी गई थी मीडिया में, और ये आया भाई एलजी साहब को ये सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट का डेपुटेशन मिला, ये डिमांड उन्होंने दी और मैं आश्वासन देता हूँ जब बहुत जल्दी इसको कंसिडर करूँगा। उसके बावजूद जब कुछ नहीं हुआ
तो हमने एक आरटीआई फाइल कर दी। उस आरटीआई फाइल की मैंने, ये उस आरटीआई मैंने 20/9 को मैंने ये आरटीआई गवर्नर हाउस में फाइल की। आरटीआई में ये मैंने पूछा कि एलजी सेक्टर में हमारी इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या काम किया, क्या उन्होंने किसी डिपार्टमेंट को इसके बारे में कुछ लिखा है, अगर लिखा है तो हमें वो लेटर दे दीजिए ताकि हम वहाँ पर जाके उन डिपार्टमेंट में जाके इस चीज़ों को फॉलो करें, जल्दी से जल्दी काम हो सके। तो ये 4 मुद्दों पे हमने लिखा। तो जब जवाब आना था, 1 महीने के बाद जवाब आया, तो मेरी कम्युनिटी के लोग सुन के शायद उस जवाब को शॉक हो जाएंगे कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बैठे हैं हमारे, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से हमें उम्मीद नहीं रही, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से हमें उम्मीद थी कि ये बड़े न्यूट्रल हैं, इनके पार्टी कोई इनकी कोई एफिलिएशन नहीं होती, ये बड़े न्यूट्रल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं, इनके लिए कोई कम्युनिटी नहीं होती, जिसका कोई जनरल ग्रीवेंसेस है ये उसको एड्रेस करते हैं। तो जो बदकिस्मती हमारी कौम की ले जी है, वही हाल पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में रहा, वही हाल आज की इस दौर में यूटी में भी यही हाल रहा। यूटी का ये वहां से जवाब जो यूनियन टेरिटरी के, ये हमें ये जवाब वहां से आता है, ये डिप्टी सेक्रेटरी जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन अफसर हैं राजभवन के, वो जवाब देते हैं हमें। क्योंकि जब मैंने आरटीआई लगाई, इसके साथ वो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भी लगाई और ये अखबार की कटिंग भी लगाई। मैंने कहा जी ये हमारा डेपुटेशन मिला था, इसके ऊपर आपने क्या किया। वो जवाब वहां से देता है, कहता है ये जो आपने रिप्रेजेंटेशन भेजी है, ऐसी कोई भी रिप्रेजेंटेशन हमारे एलजी सेक्टर में नहीं है, ट्रेसेबल ही नहीं है। फिर हमें हैरानगी हुई कि यहाँ तो एलजी साहब ऑफिस में कोई एक बहुत बड़ी माइनॉरिटीज डस्टबिन रखा गया है, जहाँ माइनॉरिटीज कम्युनिटी की तरफ से अगर कोई डेपुटेशन आता है, कोई रिप्रेजेंटेशन देता है, कोई मेमोरेंडम देता है, तो वो उस डस्टबिन में डाल दी जाती है। क्योंकि एलजी साहब खुद मुनिसिपल बड़े अच्छे इंसान थे, हमें लगा था कि सिंसियरिटी से काम करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी भी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होंगी। सर, जिस तरह से आपने कहा कि आपने जब आप उनसे मिले थे एलजी साहब से, उन्होंने रिजेंटमेंट भी शो की थी, कंसर्न भी दी थी कि इस पर काम ज़रूर होगा, उसके बावजूद आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, अगर आपके साथ इस तरह से बात करके एलजी साहब भूल ही गए, यहाँ कहीं नामो निशानी उनकी इंतज़ामिया में, तो खुद सोचिए आम जनता कहाँ सुनवाई होगी। देखिए, मैं एलजी साहब को किसी एक शेर जरूर उनको मुखातिब करता हूँ, कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। शायद उनकी भी कोई, लगता है कि एलजी साहब की कुछ मजबूरियां हैं। डेफिनेटली, क्योंकि उनकी इंटेंशंस पे मुझे अभी भी कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सुना, तो पहली बार किसी इस पोस्ट पे बैठे हुए ऐसे शख्स ने सुना था। तो मुझे लगता है क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री जी जो ये नारा दे के आए थे, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात करके आए थे, वो एक खोखला नारा साबित हुआ, खास करके हमारी कम्युनिटी के माइनॉरिटीज के लिए, क्योंकि वो ग्राउंड पे हमें दिखता है। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में भी हमारे साथ स्टैम्प बदली ट्रीटमेंट हुआ, अगर आज यूटी में भी हमारे साथ ऐसा ही है, तो मैं अपनी कौम के लोगों को भी कहता हूँ, और खासकर अपने नेताओं को खबरदार करना चाहता हूँ, जो इस पार्टी के, जो इस डिस्पेंसेशन के नेताओं को बुला के गुरुद्वारों में सरोपाल देते हैं, बुला के उनको कृपाने भेंट करते हैं, बड़े बड़े उनकी जगह पर बिठाया जाता है, उनको बड़ी बड़ी उनकी चापलूसियां की जाती हैं उनकी इस सिस्टम की। ऐसा करने से बाज आए, नहीं तो कौम को आपको बताना पड़ेगा आप क्यों उस पार्टी के साथ एफिलिएटेड हैं, आप क्यों उस पार्टी के साथ चलते हो, सिख कौम को बताना पड़ेगा। हमें गुमराह मत कीजिए, कई सालों से गुमराह होते हैं, आप गुमराह नहीं होंगे। ये जवाब हमें बताते हैं कि कोई भी हमारे साथ सिंसियर नहीं है, हमारी रिप्रेजेंटेशन लेके डस्टबिन में आप डाल दोगे। एलजी साहब, आपसे पास हम भीख मांगने नहीं गए थे, हम जो लेजिटिमेट राइट है हमारा वो मांगने गए थे। आपने हमें 4 लोगों को गुमराह नहीं किया, पूरी कम्युनिटी को गुमराह किया। हम कोई पर्सनल इशू लेके नहीं गए थे, कोई हमारे बेटे को पोस्ट चाहिए, कोई मेडिकल सीट चाहिए, हम अपनी कम्युनिटी के इश्यूज को लेकर गए थे, और आपने आश्वासन दिया था भाई ये एड्रेस होंगे, लेकिन वो दावा आपका कहाँ गया, वो आश्वासन आपका कहाँ गया। अगर वो ट्रेस ही नहीं हुई तो इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए नहीं है। तो इससे साबित होता है कि मौजूदा सरकार है, एंटी माइनॉरिटीज है। आपको लगता है फिर यही हिसाब है कि पिक एंड चूज चल रहा है यहाँ पर, जिसकी आदेश होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, वो भी उसी तार पर चलेंगे, उसी तर्ज पर चलेंगे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये अपने तरीके से इन्होंने जरूर सोचा होगा भाई ये इनजस्टिस हुआ सिखों के साथ, मैं इसका हल करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली से इंस्ट्रक्शन आई होंगी, पर नहीं, इनके साथ नहीं करना। नहीं कि आप क्या मांग रहे थे, ये तो बस सबसे बड़ी बात है। आखिर क्या था सर, इतना बड़ा क्या था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आपसे हाँ की, आपकी बात को समझा और उसके बाद बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ये एलजी साहब, मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ, मैं आज भी आपके ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है, आपकी सिंसियरिटी पे, आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आपकी इंटेंशन पे डाउट नहीं है। आप यहाँ तो डॉन द लाइन आपके जो अफसर बैठे हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपके आईएएस अफसर बैठे हैं, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी बैठे हैं, एडिशनल प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, इनमें से कुछ आईएएस हैं, कुछ केएएस हैं, कहीं ना कहीं आपको इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी।
भाई अगर कोई बड़ी उम्मीद लेकर कोई डेपुटेशन कोई ले से आता है, कोई अपना ले सारी कोई किश्तवाड़ से आएगा, कोई श्रीनगर से आता है आपके पास लोग, और खास करके हमारी कम्युनिटी के लोग जिनकी आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की, बड़ी उम्मीद से लेकर आपके पास आते हैं। अगर आपके पास भी उनको उनके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जाएगा तो फिर इसके बाद तो कोई और पोस्ट है नहीं है। सर ये सारा जो आज आपने खुलासा किया, आखिर क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर किस तरह का असर पड़ता होगा, किस तरह की उनकी उम्मीद जो नाउमीदी में बदल गई है? क्योंकि ये आपने कहा कि काफ़ी देर से आपकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जनता उन्हीं के पास जाएगी, और एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आप वहाँ गए थे, अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई, सबसे बड़ा सवाल है कि आम जनता का क्या हाल है? देखिए, ये तो खुदा ही जानता है। यहाँ तो मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, विद ड्यू रिगार्ड्स मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके पद की गर्मा मेरे लिए बहुत बड़ी मायने रखती है, हम भी उसका रिगार्ड्स करते हैं। मैं ड्यू रिगार्ड्स उनसे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ तो आप एक जैसे रोज पेपरों में ऐड आती है, एक ऐड दे दीजिए कि वी डोंट अंडरटेक माइनॉरिटीज इश्यूज। तो अपना टाइम ज़ाया करके हमारे पास आने की कोशिश मत कीजिए, हम आपके इश्यूज को एंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली से हमें ऐसी डायरेक्शन है। यहाँ तो ये कह दीजिए, यहाँ अगर किसी को अगर मिलते हो मिल के फिर उनका किया क्या है वो उनको बताना पड़ेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ इस आरटीई एक्ट का, जो एक बड़ा पावरफुल टूल हमें मिला, जो चीज़ों को एक्सपोज कर देता है, वरना हम भी गुमराह होकर रहते। नहीं जी, एलजी साहब ने बहुत बड़ा काम किया होगा, एलजी साहब ने पंजाबी की प्रमोशन के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन हमें दिखाई नहीं दिया। इस एक्ट का मैं कहता हूँ आरटीई को इस्तेमाल करके कम से कम हमें हमारे आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा तो हटाना, भाई कौन हमारे साथ काम करता है, कौन हमारा काम करके राजी है, कौन नहीं करके राजी। इसलिए कहीं ना कहीं दिल्ली से डायरेक्शन ही ऐसी है। मैं अपनी कौम के लोगों को एक बार फिर कहना चाहता हूँ, ऐसे सिख लीडरों से भी बाज आए जो कौम को गुमराह करते हैं। या तो कौम को ये दिखाएं कि अगर आप किसी बीजेपी के किसी शख्स को अपने गुरुद्वारे में बुलाकर उसको रिवार्ड देते हैं, किस चीज का आपने कम्युनिटी के लिए इसे क्या लिया, अपनी जमीनें ली, अपने बच्चों के लिए कुछ किया, उसको नहीं, कम्युनिटी के लिए आपने उससे क्या हासिल किया कि आपने उसको रिवार्ड दिया, आप उसको हॉनर करते हो। आज के बाद गुरुद्वारों को मिसयूज नहीं होने देंगे, लोगों को लीडरों को वहां गुमराह नहीं करने देंगे। कौम को बताइए कि हमारे कौम की जो आज से 20 साल पहले जो डिमांड थी, आज भी वही डिमांड एग्जिस्ट करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे कुछ सौ करोड़ नेता कौम को दगा देते हैं, कौम के साथ धोखा करते हैं, उनकी पीठ पे छुरा घूमते हैं। अगर हमारे नेता सिंसियर हो जाएं तो ये ऐसी जुर्त कोई नहीं करेगा सिख कौम के साथ धोखा करने के लिए। सो मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से कहता हूं, खबरदार हो जाइए ऐसे नेताओं से जो कौम के पीठ पे छुरा घूमते हैं। इस वार्ता के प्रेस वार्ता के बाद या मीडिया के माध्यम से हमने जो बात खुलासा किया कि इस पर अब कार्रवाई होगी या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचेगी, क्या इस पर काम शुरू होगा? देखिए, मुझे फिर उम्मीद है कि एलजी साहब जानबूझ के कोई डेलिबरेटली एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि बड़ा बिजी शेड्यूल उनका रहता है, बहुत से डेपुटेशन आते हैं, हो सकता है जिसको उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी हो अपने ब्यूरोक्रेट को वो कहीं आगे पीछे कर गया। विद ड्यू रिगार्ड्स मैं मनोज सिन्हा जी से एक बार फिर वही रिप्रेजेंटेशन एक बार फिर मनोज